नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। किसान का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान सीमा पर डटे हुए हैं। सरकार के साथ बातचीत से अब तक कोई नतीजा नहीं आया, लेकिन इस बीच ये हुआ है कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। और इसके साथ साथ कल एक और बात हुई कि इन आंदोलनकारियों को एक नया नाम मिल गया, आंदोलन जीवी। तो अब इस आंदोलन की दिशा क्या होगी, एक तो ये भी सवाल है, और दूसरे ये कि तमाम वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर ट्वीट करने लगे, चाहे वो नामी गिरामी पॉप स्टार हो जैसे कि रिहाना या पर्यावरणविद कार्यकर्ता हो ग्रेटा थर्नबर्ग, उन्होंने जो ट्वीट्स किए उसके जवाब में जो प्रतिक्रिया या उसके जवाब में जिस तरह की ट्वीट्स यहाँ भारत से किए गए, वो तमाम सवाल खड़ा करते हैं कि भारत सरकार का की जो प्रतिक्रिया इस पर थी, क्या वो जरूरी थी या वो कुछ हद से ज्यादा थी, उसकी जरूरत नहीं थी, और क्या वो इस मामले को और तूल देता है। तो संजय, ये एक बुनियादी सवाल है कि जो ये आंदोलन चल रहा है उस बीच में दुनिया भर के लोग, तमाम तरह की हस्तियां, क्योंकि हम एक ग्लोबल दुनिया में रहते हैं और किसी को भी हक है कि अपने ओपिनियन, अपने मत सामने रखें। हम सब ने देखा कि कुछ सेलिब्रिटी ट्वीट्स आए, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो कमला हैरिस की भतीजी हो मीना हैरिस हो, चाहे वो ग्रेटा थर्नबर्ग हो। भारत सरकार की तरफ से जो इन ट्वीट्स पे प्रतिक्रिया हुई, क्या वो गैर जरूरी थी या इस मामले को और बढ़ावा देती है, और इतना कि ये रेड कार्पेट मामला बन गया और यूके की वो मैगजीन तक इसे कवर कर रही है? क्या आपको लगता है, आपका आकलन क्या है? क्या ये जरूरत नहीं थी सरकार को इस पर इतनी प्रतिक्रिया देने की? देखिए, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का नेचर है वो बदल चुका है, और जो लोगों को अपनी अपनी आवाज़ उठाने की जो 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 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनका स्वरूप बदलता जा रहा है। और इस भारी बदलाव के बीच में सरकारें भी कभी कभी गलतियां कर रही हैं, और लोग तो वैसे ही जो है जो उनके मन में आता है करते हैं। तो उस वजह से ऐसी घटनाएं बार बार हम देखते हैं कि होती आ रही हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूर आवश्यकता है। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो कई मायने में जो सरकारी रिएक्शन था उससे इस मामले को और अधिक बल मिला। जिस प्रकार के ट्वीट्स विदेशों में हो रहे थे, जिस प्रकार का आक्रोश कई लोगों में पैदा हो रहा था, उसको और बल मिलता गया। तो जो नए मीडिया के साथ कैसे खेलना है, कैसे इसके साथ बर्ताव करना है, ये सबके लिए वास्तव में एक नया एक्सपेरिमेंट है। और जो नए नए प्रकार के आंदोलन हैं, जो हाँ, सड़कों में तो आंदोलन होते ही है, जो आंदोलन जीवी हैं सड़कों पर आंदोलन करते हैं, लेकिन जो ये आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से, जो एक नया माध्यम बन गया है, उसके माध्यम से होते हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो सरकारी तंत्र है वो भी लग जाता है उसी सोशल मीडिया पर। जो ट्विटर को या फेसबुक के ट्वीट्स को लेकर के या पोस्ट को लेकर के दोनों तरफ एक दूसरे पर कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन दोनों इस पर निर्भर हैं। सरकार भी ट्विटर का उतना उपयोग करती है जितने आंदोलनकारी करते हैं, उसी ढंग से करती है जैसे आंदोलनकारी करते। जो 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 प्रोसेसेस हैं, जो मेथोडोलॉजीज हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, और जिस प्रकार के आईटी सेल्स का गठन होता है हर प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी में, सत्ता पक्ष में, आंदोलनकारियों में, वो एक तरह से एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो एक नए ढंग का हम जो जो आंदोलन को पब्लिसाइज करने के ढंग है वो हम देखते हैं, और सरकार की तरफ से भी नए ढंग देखते हैं इसको काउंटर करने के। लेकिन कई बार होता है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो बिल्कुल उल्टे पड़ते हैं। इस स्थिति में भी लगभग वैसा ही होता आ रहा है। तो रिहन्ना मैडम तो देखिए, अब खाते में उनके 10 करोड़ का जमघट्टा है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, फौरन उधर से कंगना दीदी का ट्वीट आ गया। कंगना दीदी के खाते में केवल 30 लाख की कुछ लोग हैं, तो बात कुछ बनती नहीं है। तो और सेलिब्रिटीज की जरूरत पड़ती कि किसको आगे बढ़ा करके ट्वीट किया जाए। लेकिन वास्तव में ये ट्विटर वॉर नहीं है। अगर आंदोलन की बात करें या फार्म प्रोटेस्ट की बात करें, जो ये मुद्दा है, आज समस्या ये है, ये झगड़ा सब्सटेंस को लेकर नहीं रह गया है। ये इसमें कहीं भी सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है किसी भी पक्ष के द्वारा। ना सरकार पक्ष मुद्दे की बात करती है, ना जो उसके विरोध करने वाले हैं वो मुद्दे की बात करते हैं। जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अब सिर्फ स्टाइल पर हैं कि तुमने मेरे ऊपर उंगली कैसे उठाई, उधर से भी आता है कि तुमने मेरे ऊपर उंगली कैसे उठाई। तो पूरा झगड़ा भी इस बात का हो जाता है। तो वास्तव में जो एक ये पॉलिटिकल डिबेट है ट्विटर पर या फेसबुक पर,
जिसको सही ढंग से मोड़ना चाहिए मुद्दों की ओर, वो किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इसमें ना सरकार का फायदा हो रहा है, ना सरकार को बढ़त मिल पा रही है, और ना ही आंदोलनकारियों को इसमें बहुत ज्यादा अधिक गति मिल पाएगी। तो वास्तव में अगर फार्म रिफॉर्म्स पर डिस्कशन होना है, चर्चाएं होनी है, बात होनी है, तो वापस इस डिबेट को जो मूल मुद्दे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के, उस पर वापस लाने की बहुत जरूरत है। और वह कैसे किया जाए, उसमें ना सरकार की तरफ से कोई पहल दिख रही है, ना आंदोलनकारियों की तरफ से कोई पहल दिख रही है। जी जी, ये तो जरूर, आप जैसा आप कह भी रहे हैं कि लगता है कि पूरा जो मुद्दा है वो पटरी से उतर चुका है, भटक चुका है। हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? किसान कानून जो बने हैं नए, उसमें दरअसल क्या अच्छा क्या बुरा, ये छोड़कर अगर आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं, बहस जो है वो यहीं आके खड़ी हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये हमेशा हम लोग चर्चा करते रहे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, चाहे उसमें ट्विटर भी शामिल है, कैसे धारणाएं बनाने के लिए किया जाता है। परसेप्शंस और परसेप्शन वॉर जो है वो भी एक बहुत एक बड़ा पहलू है आजकल किसी भी मुद्दे को लेकर। तो धारणाएं किस तरह से बदल रही हैं, जैसे सेलिब्रिटीज वहां पर उन्होंने ट्वीट किया, आपने सही कहा कि रिहाना मैडम ने ट्वीट किया, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, पर वो ये ट्वीट करके उसके बाद प्रेस फॉर म्यांमार में चली गई, वो तो आगे बढ़ गई, हमने प्रतिक्रियाएं दी और मामला और बढ़ता चला गया। ग्रेटा थर्नबर्ग का टूल किट सामने आया, उसे लेकर ये सवाल उठे कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है, ये जो टूल किट है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता सरकार को रही और सरकार की तरफ से कहा गया कि एक मोबिलाइज किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत के खिलाफ शक्तियां एकजुट हो रही हैं, उसी का ये हिस्सा है। इस जहां तक सोशल मीडिया टूल किट्स का सवाल है, मैंने आप जैसा पहले कहा कि क्योंकि नए प्लेटफॉर्म्स हैं, नए नए ढंग है प्रचार के, तो जो भी चाहे आंदोलन करता हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर एक कोई ना कोई टूल किट इस्तेमाल करके फैलाती है कि कैसे अपनी जो आवाज़ है उसको ज़्यादा एम्पलीफाई किया जाए। तो ये पुरानी प्रोपेगेंडा के तरीकों को नए नए हथियार मिल गए हैं। पहले प्रोपेगेंडा के सारे हथियार एक शासक के हाथ में होते थे, चाहे रेडियो हो, जब तक रेडियो का ज़माना था, फिर इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज आ गई, टेलीविज़न आ गया, तो वो जो अधिकार है न्यूज़ चैनल्स के पास पहुंच गए, उनके ओनर्स कौन है उनके हाथ में पहुंच गए। आज ये अधिकार ट्विटर और सोशल मीडिया, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हर आम आदमी के हाथ में आ गया है और हर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गया है, जिसकी पहले इतनी रीच नहीं थी। तो हर एक दूसरे से एक जो कंपटीशन अब चल पड़ा है कि कैसे अटेंशन ग्रैब किया जाए, कैसे सबसे पहले लाइमलाइट में लिया जाए और सब इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा कि ट्विटर के ऊपर केस करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप ट्विटर बंद कर देंगे तो सरकार को ही अपनी बात कहने का एक बहुत बड़ा माध्यम उनके हाथ से चला जाता है। फेसबुक अगर बंद कर देते हैं तो सरकार के हाथ में भी एक बहुत बड़ा माध्यम जो है आज, जिसमें इतने सारे फॉलोअर्स हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के हैं, हमारी सरकार के पोर्टल्स के हैं, वो सब गायब हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल दोनों पक्ष करते हैं। इसमें कैसे ये जो नया एक ढंग से एक दैत्य खड़ा हो गया है और जिसका दुरुपयोग सब लोग कर रहे हैं, एक जो भी प्रोपेगेंडा के गेम में है वो उसी ढंग से उसका दुरुपयोग कर रहा है जैसे दूसरा कर रहे हैं। तो इस पर एक नियंत्रण कैसे होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे रेगुलेशन आए और ऐसा रेगुलेशन आए जो कि सभी पर कंट्रोल करे। आपने देखा कि यूएसए में क्या हुआ था, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को डीबार करना पड़ा, डीप्लेटफॉर्म करना पड़ा और अपनी ट्वीट की वजह से। तो कौन किसको रेगुलेट करेगा जब सबके हाथ में वही हथियार है, सबके हाथ में वही शक्ति है, सबके हाथ में फॉलोअर्स हैं। रिहाना के जैसा मैंने कहा कि 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, किसी के 80 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो इस प्रकार से अगर फॉलोअर्स के बेसिस पर इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाता है, प्रभावी व्यक्तियों का जो वजन है वो आंका जाता है, तो एक मुद्दा तो यह है कि वास्तव में उनका वजन है कितना, उसको भी हम कई बार एग्जैजरेट कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत इससे तो पूरा परसेप्शन गेम चेंज हो गया। वास्तव में परसेप्शन चेंज नहीं हुआ। बार बार हम कहते हैं कि नैरेटिव चेंज करना है, नैरेटिव चेंज करनी बड़ी चीज होती है, नैरेटिव कंट्रोल करो सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि वास्तव में नैरेटिव जो है ना वो तथ्यों पर आधारित होते हैं और अंततः हर नैरेटिव का क्रियाकलाप जो है वो तथ्य करते हैं। तो नैरेटिव आप कुछ समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कुछ समय तक चल सकता है, अंततः आपको मूल मुद्दों पर लौट करके आना पड़ेगा और किसी के लिए उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष हो,
चाहे विपक्ष हो, दोनों को मूल मुद्दों पर आकर के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो लड़ाई है ट्विटर और फेसबुक पर रहेगी, इसका ना सरकार को फायदा होने वाला है, ना इसका आम जनता को फायदा होने वाला है, ना किसानों को फायदा होने वाला है। प्रोपेगेंडा के जो हथियार अब मिल गए हैं, लोगों के हाथ में भी है, सरकारों के भी हाथ में है, जैसा आप कह रहे हैं, इस लड़ाई को ये और जटिल बनाता है। हमने देखा कि जब 26 जनवरी की घटना हुई, जब उस दिन लाल किले पर वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद कुछ हिंसा भी दिखी। ट्विटर को सरकार ने आदेश दिया कि 1178 ट्विटर अकाउंट्स को वो सस्पेंड करें, बंद करें, लेकिन ट्विटर ने फिर रातों रात उसको वापस भी ला दिया। ब्लॉक करने के बाद ट्विटर को सरकार ने नोटिस भेजा। अब ट्विटर और सरकार के बीच में एक तरह का टकराव भी दिखाई दे रहा है। ट्विटर ने कहा है कि वो बातचीत करेगी सरकार से। इस सब के बीच में एक हैशटैग चल पड़ा था जिसको सरकार ने कहा कि ये एक तरह से जेनोसाइड को बढ़ावा दे रहा था, ये फ्री स्पीच नहीं है, ये कानून व्यवस्था को चुनौती देता था। तो अब ये मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड, इस तरह के हैशटैग भी यहाँ पर चल पड़े थे। तो कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती इस तरह के जो हथियार हैं प्रोपेगेंडा के, वो देते हैं, और वो प्रजातंत्र के लिए, सरकारों के लिए एक जटिल समस्या खड़ी कर रहा है। जी हाँ, समस्या वाकई में जटिल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक बहुत शक्तिशाली हथियार हर आदमी के हाथ में आज अवेलेबल है। चाहे मुद्दे की जानकारी हो चाहे नहीं हो, हर आदमी उस चीज पर चर्चा करने को तैयार है। और जो एक आउटरीच होना चाहिए, जैसे फार्म लॉज के बारे में अगर आउटरीच होना चाहिए, देखिए फार्म लॉज में कई मुद्दे हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड समस्या है। सब कहते हैं कि भारत जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। ये बात सही है, रिफॉर्म की आवश्यकता है, लेकिन रिफॉर्म जो है बिना फार्मर को साथ लिए रिफॉर्म संभव नहीं है। रिफॉर्म सिर्फ कानून पारित करके नहीं होता है, रिफॉर्म्स की एक प्रोसेस है, और उस प्रक्रिया में सबको साथ लेकर के आगे चलना बहुत जरूरी होता है। तो जो कुछ इसमें कमियां रही हैं, देखिए रिफॉर्म्स के बारे में डिबेट हो सकती है, क्या रिफॉर्म होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके जो मूल मुद्दे हैं उस पर काफी चर्चा हो सकती हैं, और कई लोग लिख भी चुके हैं इसके बारे में, दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग लिख चुके हैं, और जो दोनों पक्ष लिख रहे हैं उसमें काफी हद तक कई चीजें सही हैं। तो एक बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा, एक प्रोसेस है। आज जो भारत का किसान है उसके मन में शक है, शुबह है, और वो शक शुबह गलत नहीं है। सिर्फ कानून पारित करने से रातों रात उसको अच्छी प्राइसेस मिलने लगेंगी, उसको इस बात पर भरोसा नहीं है। तो क्या प्रक्रिया, क्या कितने इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर में आएंगे, कितने इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे इन कानूनों के चलते, उस बारे में उसको कन्विंस करना पड़ेगा। जब वो नतीजे उसके देखेगा तब वो इन रिफॉर्म्स को सपोर्ट करने की ज्यादा अच्छी स्थिति में होगा। तो इस प्रक्रिया में कैसे लोगों का भरोसा वापस लाया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये होता है। देखिए हैशटैग वॉर्स और ये सब जो हैं, ये वास्तव में फाइनल एनालिसिस में इनकी कुछ एक न्यूसेंस वैल्यू हो सकती है, कभी कभी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ करके अप्रत्याशित घटनाओं में तब्दील हो सकती है। वो सब एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील करने के लिए, उसके साथ उसका समाधान निकालने के लिए हमारे पास दूसरे हथियार हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, बड़ा मुद्दा रिफॉर्म का है। रिफॉर्म की प्रक्रिया कैसे हो, रिफॉर्म का प्रोसेस कैसे हो, और रिफॉर्म कैसे सब लोगों को, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सबको तोड़ करके नहीं। अगर लोग अलग हो जाएंगे तो विकास कैसे होगा? अगर फार्मर ही उस पर विश्वास नहीं करेगा, अगर आप माने कि जो इसका विरोध कर रहे हैं सब आतंकवादी हैं, तो फिर आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो वैसे ही आतंकवादी बना दी। तो ये जो कुछ एक ढंग का डिबेट चल पड़ा है, जो ये गलत रास्ते पर चल पड़ा है, इसको डिबेट को वापस लाना पड़ेगा, और वापस मुद्दों पर आकर के फिर से एक तरीके से दोनों पक्षों को इसमें नुकसान हुआ है। जहां तक रिफॉर्म्स का प्रश्न है, आज सरकार की भी स्थिति साफ चुंदर वाली है, ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। एक तरफ से कह रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर देंगे, तो रिफॉर्म तो वैसे भी गया। जिस चीज के लिए आप ऑर्डिनेंस लेकर के आए ताबड़तोड़, कि बहुत अर्जेंट है, हमको अभी लेकर के आना है, इतना भी समय नहीं है कि इस पर डिबेट डिस्कशन किया जाए, उसके बाद उसको तुरंत पार्लियामेंट में पास करवा लिया जाता है विद इन टाइम फ्रेम, उसको अब आप कहते हैं हम 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये जो दिखाता है प्रोसेस, कहीं ना कहीं हमने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की जो एक प्रक्रिया थी उसमें कमी की है, और उस प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना जरूरी है। नहीं तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होगा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म जिसकी वास्तव में आवश्यकता है, वह इस
जाल में फंस करके, इस चक्र में फंस करके इतना जटिल हो जाएगा कि कभी भी आप अगले 10-15 वर्ष तक एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो कि भारत के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। तो उससे हमें बचना है। जी, परिवर्तन आवश्यक है, और परिवर्तन को कैसे, ये प्रजातंत्र है, परिवर्तन को कैसे इस प्रजातंत्र में लोगों को साथ लेकर के, हम लोग चीन नहीं है, हमको सब लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। हम लोग चीन नहीं है कि ट्विटर और फेसबुक सब बंद कर दें और लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दें और बोले हम रिफॉर्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। भारत में, इस प्रजातंत्र में आपको सबकी आवाज सुन करके रिफॉर्म की प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। बिल्कुल, लेकिन कुछ इसी तरह का जो आपने इसकी बात की कि ये प्रोटेस्ट जो है वो किस तरह से गुमराह हो चुका है और सरकार को ज़रूरत है कि वो भरोसे मिले किसानों को, बातचीत करें। जिस ट्विटर की आपने बात की कि हम लोग चीन नहीं है और हम सब कुछ बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते, सबको साथ लेकर चलना होगा। इस समय जो सरकार और ट्विटर के बीच में एक तरह का द्वंद्व है, एक तरह का टकराव है, वो जो दिख रहा है, उस पर आपका क्या आकलन है? ट्विटर को लीगल नोटिस भेजी गई है, ट्विटर का कहना है कि हम बातचीत कर रहे हैं, ट्विटर ने, सरकार ने अकाउंट सस्पेंड करने का किया और उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हुए उनको रीइंस्टेट भी किया। ये इस पूरे आंदोलन के बीच में ये एक जो पहलू ट्विटर और सरकार के टकराव का है, वो उसको कैसे आप देखते हैं? ये टकराव एक ढंग से अच्छा टकराव है, अगर इस टकराव से कोई समाधान निकलता है। सब मानते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर रेगुलेशन की आवश्यकता है, लेकिन उस रेगुलेशन का स्वरूप क्या होगा? आज सरकार भी ट्विटर के बिना फंक्शन नहीं कर सकती। वो अपनी बात आगे किसी लोगों तक अगर पहुंचाना चाहती है तो कितने, अगर आप खुद देखते हैं कितने सारे ट्वीट्स सरकारी हैंडल से होते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज के हों, चाहे मंत्रियों के हों, चाहे पीएम प्रधानमंत्री के खुद के हों। कितना सारा एक टूल है, उस टूल किट का कितना उपयोग सरकारी एजेंसियां करती हैं अपनी लेजिटिमेट बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सोशल मीडिया में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। तो हाँ, इसका रेगुलेशन किस ढंग से हो, इसका दुरुपयोग दोनों पक्ष कर सकते हैं। सरकार भी कर सकती है, आंदोलनकारी भी कर सकते हैं। तो रेगुलेशन पर डिबेट होना आवश्यक है। सरकार और ट्विटर के बीच में घमासान हो, एक सही ढंग का रेगुलेशन निकले, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन ऐसा रेगुलेशन निकले, ऐसा समाधान निकले जिसमें जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी है, जहां तक डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स की आजादी है, वो बरकरार बनी रहे, लोग अपनी बात कह सके। क्योंकि सरकार के लिए भी जरूरी है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में उसको बराबर सूचना मिलती रहे, उसके बारे में उसको बराबर आइडिया रहे। तो जो ये एक एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है वो दोनों के पक्ष में, दोनों के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि सरकार को फीडबैक नहीं चाहिए, सरकार को भी फीडबैक चाहिए। सरकार गलतियां करती है, कई कानून हैं जिनमें कमियां रह जाती हैं, और भारत में तो हम देखते आए हैं कि जो एक लीगल प्रोसेस है, जो कानून की प्रोसेस है, उसको सुधारने में बहुत समय लगता है। कितनी बार हम कानून लाए हैं, कितनी बार हमने कानून बदले हैं। पहले एपीएमसी एक्ट लाए, फिर कई और तरीके के एक्ट्स लाए हैं। तो कानून सुधार की एक रेगुलर प्रक्रिया है, और उसमें तो आपको लोगों का फीडबैक बार बार मिलता रहेगा। आंदोलन भी होंगे, लोग आवाज भी उठाएंगे। जब आवाज उठाएंगे तो आपका मालूम चलेगा कि कहाँ इसमें दिक्कतें आती हैं। तो एक ढंग से अच्छी बात है, होने दीजिए द्वंद। कुछ ढंग का रेगुलेशन सही है, कुछ ढंग का कहाँ है, वो बैलेंस कहाँ पर स्ट्राइक होगा, ये अगर ट्विटर और सरकार आपस में तय करें ज्यादा अच्छा है। जी, एक आखिरी सवाल, परसेप्शन या जो पूरे नैरेटिव्स हैं उसकी बात आपने की कि वो तथ्यों पर आधारित हैं, और ऐसा नहीं कि नैरेटिव्स बदलने की कोशिश से नैरेटिव्स बदल जाएंगे। लेकिन जो तमाम बातें सामने आई हैं इस आंदोलन के दौरान कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ एकजुट होने की, और ये जो सेलिब्रिटी ट्वीट्स थे वो ऑर्गेनिक ट्वीट्स नहीं थे, उनके पीछे एक बड़ी सोची समझी कोई साजिश भी है। ये इसने बहुत सारे आम लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा किया है, क्योंकि उंगलियां चीन की तरफ और पाकिस्तान की तरफ उठी हैं कि ये तमाम शक्तियां मिलकर भारत को एक तरह से अस्थिर करने की कोशिश में हैं, जो कि इस दौर में, ट्विटर और सोशल मीडिया के दौर में काफी मुमकिन है कि इसका इस्तेमाल जो है वो दूसरे देश कर सकते हैं। पर ये एक धारणा बनी है, और शायद कुछ हद तक सरकार कामयाब भी हुई है इस धारणा को बनाने में, और इंडिया टुगेदर का हैशटैग भी चला है। तो इसमें कितनी या किस तरह से इसको आप देखते हैं कि कितनी इसमें तथ्य, कितनी सच्चाई हो सकती है, किस तरह का एक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है ये जो तमाम बिखराव की कोशिश दिख रही है? बिखराव अगर आपके अंदर है तो आपके दुश्मन तो उसका फायदा उठाएंगे ही।
तो ये तो देखिए मुर्गी और अंडे वाली स्थिति है। बिखराव क्यों हुआ, बिखराव क्यों शुरू हो रहा है? अगर आपके घर के अंदर बिखराव होगा तो लोग उसका बिल्कुल, जो आपके दुश्मन है, चाहे चीन है चाहे पाकिस्तान है, वो बिल्कुल आपका फायदा उठाएंगे। तो हमारा प्रयास तो होना चाहिए कि इस बिखराव को कैसे रोके, ये बिखराव होने क्यों दे रहे हैं हम लोग। तो बात फिर वहीं लौट करके आती है कि जब तक आप इस बिखराव को, इस पोलराइजेशन को, ये तोड़ फोड़ लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है कि किसी को आतंकवादी बोल दो, आतंकवादी नहीं भी है तो भी आतंकवादी बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो झूठे गलत गलत लेबल्स हम एक दूसरे पर बिना सोचे समझे फेंकते जाते हैं, उनके दुष्परिणाम भी हमको ही सामना करना पड़ेगा। तो जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं। तथ्य है कि यदि बिखराव होगा तो दुश्मन इसका फायदा उठाएगा। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस बिखराव को जो है एक तरह से होने से रोके। और अंततः तो देखिए ऐसा है कि अगर दूध फट जाता है तो फिर उसका मक्खन नहीं बनता है। तो दूध हम फटने ही क्यों देते हैं? हमें देश को एक रखना है और ये बिखराव होने से बचाना है। वो हमारी शक्ति है। दुश्मन जो करेगा वो उसको करने दीजिए, उसको कंट्रोल करने के दूसरे ढंग हैं। लेकिन कम से कम जो हमारे अंदरूनी जो हम कहते हैं आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले पर हमारा जो कंट्रोल है उसमें तो हम देखें कहीं बिखराव ना हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो इंटरनल एक सिस्टम्स की है, उनकी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां जहां हम देखें कि बिखराव हो रहा है, टूट फूट हो रही है, उस टूट फूट पर मरहम लगाएं, जोड़ें और देखें कि वो टूट फूट ना बढ़े लोगों के बीच में। बिल्कुल। तो यही देखना होगा कि #IndiaTogether से क्या भारत साथ आएगा, या भारत को साथ लाने के लिए क्या कोशिशें की जानी चाहिए, किस तरह लोगों का विश्वास जीता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इंडियाज वर्ल्ड में इतना ही।